जब कभी भी इस देश में किसी बहुचर्चित हत्याकांड का जिक्र किया जाता है तो उसमें से नैना साहनी केस यानी कि तंदूर कांड का जिक्र आता ही है। यह कांड इसलिए चर्चित नहीं था कि उसमें एक हत्या होती है, बल्कि इसलिए चर्चित था कि हत्या के बाद हत्यारे ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो रास्ते अपनाए थे वो ही इसे चर्चा का विषय बनाता है। इस केस को पुलिस ने न केवल जल्दी सॉल्व किया बल्कि इसमें एक नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। यह एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और वो नई तकनीक क्या थी, जानते हैं इस एपिसोड में। नैना साहनी हरभजन सिंह और जसवंत कौर की बेटी थी। इन दोनों के 4 बच्चे थे, लेकिन नैना अपने तीनों भाई बहनों से थोड़ी अलग थी। वह बचपन से ही अपने टारगेट पर फोकस करने वाली और उसे हासिल करके ही दम लेने वाली थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अपने अचीवमेंट को हासिल करती गई और उसकी यही पर्सनालिटी उसको अपने कॉलेज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स तक खींच लाई थी और वहां पर उसका हिस्सा बन गई थी। जब उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसने पायलट बनने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से कुछ सालों तक वो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा और ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और फाइनली 1989 में दिल्ली के यूथ कांग्रेस की गर्ल्स विंग की जनरल सेक्रेटरी बन गई। पॉलिटिक्स में रहते हुए ही उसकी मुलाकात एक आदमी जिसका नाम सुशील शर्मा था से होती है। सुशील शर्मा और नैना दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। सुशील शर्मा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से एक एक्टिव मेंबर के रूप में काम कर रहा था। अब नैना साहनी और सुशील शर्मा दोनों ही पॉलिटिक्स में अपना फोकस बनाए हुए थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाकर रखी थी। नैना भी अपने विंग में काफी अच्छा कार्य कर रही थी। वहीं दूसरी ओर सुशील, जो पॉलिटिक्स में रहते हुए अपने पावर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा था। जैसे कि किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती या अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कुछ भी काम करवाना होता, तब सुशील अपने पावर का इस्तेमाल करके उनके कामों को करा दिया करता था और इस वजह से उसका एटीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अपने पावर को बरकरार रखने के लिए उसने अपने साथ एक रिवॉल्वर भी रख लिया था। पॉलिटिक्स के साथ साथ वह एक बिजनेस भी करता था। उसने अपने दोस्त केशव कुमार के साथ रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन किया था। 1989 में सुशील ने जब नैना साहनी को पहली बार देखा था, तभी से नैना उसे भा गई थी। वह हमेशा ही नैना साहनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी सेम थी, इंटरेस्ट भी सेम था, इसलिए दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग एक साथ रहते हुए चुपके से अपने परिवार वालों और कुछ दोस्तों के सामने शादी भी कर लिए थे और इस चीज को पब्लिक से छुपाए हुए थे, क्योंकि सुशील को बचपन से ही कुछ बड़ा करने की चाहत थी और ऐसे में यदि लोगों को यह पता चलता कि उसने शादी कर ली है तो उसके पॉलिटिक्स के साथी उसका मजाक उड़ाने लगते और उसे कमजोर समझने लगते। इस कारण उसने नैना से साफ साफ कह दिया था कि अभी वे लोग इस शादी को उजागर
नहीं करेंगे। सुशील और नैना दोनों एक ही साथ दिल्ली के ही एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। उनकी शादी के शुरुआत के दिन अच्छे कट रहे थे। 2 सालों तक एक साथ रहने के बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है, जिसके कारण इन दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है। एक और सुशील कई लड़कियों के साथ रिलेशन में था और उनके लिए बहुत कुछ फेवर्स करता रहता था, उनके साथ घूमने जाता था। वहीं दूसरी ओर नैना को यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नैना चूंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुशील से इस बारे में बातें किया करती थी। उधर सुशील भी अपने एटीट्यूड को बनाए रखते हुए नैना से उलझता रहता था। वह चाहता था कि कोई उसे रोक टोक ना करे और इसी सब के बाद इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है और फिर झगड़े का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुशील अब नैना पर हाथ उठाने लगता है। वह अपनी मनमौजी करता था, अपने मुताबिक जीवन जी रहा था। वहीं दूसरी ओर नैना को उसने अपने ही घर में कैद कर रखा था और घर पर काम करने वाले नौकर को उस पर नजर रखने और उसके दिन भर के जो भी काम है उसके बारे में जानकारी देने के लिए कह दिया था। इधर नैना सुशील से दूर होने के बाद अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने एक दूसरा रास्ता ढूंढा और वह चाहती थी कि जिस पायलट की ट्रेनिंग उसने ले रखी है उसके जरिए अपने सपनों को वो पूरा करेगी। और इसके लिए उसने ठाना कि वह विदेश में जाकर अपने सपने को पूरा कर ले। चूंकि सुशील ने उसे घर में कैद कर रखा था, उसे बाहर जाने नहीं देता था, इस कारण वो अपने एक दोस्त मतलूब करीम से कांटेक्ट करती है। दरअसल मतलूब करीम और नैना एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो भी पॉलिटिक्स में नैना के साथ था। ये दोनों एक ही पार्टी के लिए काम करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन मतलूब करीम एक मुस्लिम फैमिली से आता था, इस कारण इन दोनों की शादी नहीं हो पाई और ये दोनों अलग हो गए थे। नैना से अलग होने के बाद में मतलूब करीम ने शादी कर ली थी, लेकिन ये दोनों अब भी एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे के सुख दुख में जुड़े हुए थे। इसलिए नैना ने सोचा कि क्यों ना अपने पायलट बनने का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मतलूब की सहायता ली जाए। इसलिए वो घर पर ही रहते हुए मतलूब से इस बारे में फोन में बातें किया करती थी। वह घंटों घंटों तक मतलूब से बातें किया करती थी। घंटों बातें करने की जानकारी सुशील को लग जाती है और फिर 2 जुलाई 1995 को जब सुशील घर लौटता है तो नैना को किसी से बातें करते हुए देख लेता है। नैना भी सुशील को अंदर आते देखने के बाद टेलीफोन को झट से रख देती है और एक कमरे में चली जाती है। सुशील भी उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है कि किस से बात कर रही थी। जवाब में नैना कहती है कि वह अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी, लेकिन सुशील इस बात पर भरोसा ना करते हुए तुरंत ही टेलीफोन के रीडायल बटन को दबा देता है। रिंग होते ही उधर से मतलूब करीम फोन उठाता है और मतलूब की आवाज सुनते ही सुशील गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपने साथ रखने वाले रिवॉल्वर लेकर सीधे नैना के पास पहुंचता है और लड़ाई करते हुए उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। एक गोली कमरे में लगी एसी यूनिट में जाकर के लगती है। फिर दोबारा से वह गोली चलाता है। इस बार गोली नैना के गर्दन पर जाकर के लगती है और फिर तीसरी गोली उसके सिर में
जाकर लगती है। नैना वहीं पर ढेर हो जाती है। इसके बाद सुशील नैना के पास जाता है। उसे देखने के बाद शायद उसे अलग ही फील होता है, लेकिन अब चूंकि नैना मर चुकी थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आगे क्या किया जाए। इसलिए उसने नैना के डेड बॉडी को पॉलीथीन के बैग में डालने के बाद उसे बेडशीट से लपेट देता है और लाश को उठा करके अपनी कार की डिग्गी में ले जाकर रख देता है और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगता है। वह नैना की लाश को गाड़ी में डालने के बाद यमुना नदी के किनारे ले जाता है ताकि वहां पर उसे फेंक दे और वह लाश बहकर कहीं और चला जाए। लेकिन जैसे ही वो यमुना नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि यमुना नदी के किनारे बहुत भीड़ लगी हुई है। वहां पर खड़ी भीड़ को देखकर सुशील अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि सुशील एक जाना पहचाना चेहरा था और इस प्रकार से कुछ फेंकते हुए किसी ने देख लिया तो उसे आसानी से पहचान लिया जाएगा और वह यह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ऐसा करते देख ले। उसके बाद वहां से निकल जाता है और फिर अपने रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने दोस्त केशव को बुलाता है। उस वक्त में बहुत सारे लोग उस रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। वह अपने दोस्त से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि उसने नैना को मार डाला था। उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। केशव यह सुनकर डर जाता है। बात करते वक्त सुशील ने देखा था कि रेस्टोरेंट का तंदूर जल रहा है और उसने उसी में लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लेता है और फिर केशव से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहो और उनसे कहना कि अब खाना खत्म हो चुका है। लेकिन केशव उससे कहता है कि अभी ढेर सारा खाना बचा हुआ है। इस पर सुशील उससे कहता है कि उसे अब इस लाश को ठिकाने लगाना है, इसलिए न केवल वहां बैठे लोगों को वहां से हटाना है बल्कि सभी स्टाफ को भी बाहर खाना खाने के लिए भेजना भी है। केशव ऐसा ही करता है। उसके बाद सुशील और केशव दोनों मिलकर नैना के डेड बॉडी को उस तंदूर के ऊपर रख करके जलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तंदूर की साइज इतनी बड़ी नहीं थी कि एक इंसान की बॉडी उसमें समा जाए और उसमें इतनी तेज आग भी नहीं थी कि एक डेड बॉडी को जला सके। इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले पुराने और रद्दी कागजों को लेकर उसमें आग लगाना चाहा। फिर भी यह आग बहुत कम थी, इसलिए इन लोगों ने रेस्टोरेंट में रखे 4 बड़े बटर को भी एक एक कर आग के हवाले कर दिया। अब ऐसा करने से आग का जो फ्लेम है वह काफी ऊपर तक उठने लगा, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस वक्त 2 पुलिसकर्मी अब्दुल नाजिर कुंज और होमगार्ड चंद्रपाल राउंड पर घूम रहे थे। उन लोगों ने देखा कि आग तेजी से ऊपर की ओर लपक रही है, तो उसमें से एक पुलिस वाला कांस्टेबल अब्दुल कुंज उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही सुशील खड़ा था। जब पुलिस वाला उससे पूछता है तो सुशील कहता है कि वे लोग पुराने बैनर और कागज को जला रहे हैं। उस वक्त पर आज के जितना क्राइम नहीं होता था, इसलिए ऐसा सुनने के बाद कांस्टेबल अब्दुल कुंज वहां से निकल जाता है। मगर पुलिस वाले के आने के बाद सुशील ज्यादा घबरा जाता है और फिर भागते हुए तंदूर के पास जाता है और आग को और अधिक जलाने का प्रयास करता है। लाश के जलने से अब गंध करने लगी थी।
तभी बाहर से एक लेडी ने देखा कि आग की लपट ऊंची तक दिखाई दे रही है। कहीं यह आग आसपास में ना फैल जाए, इसलिए उसने जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। यह खबर पुलिस वालों तक पहुंची। राउंड कर रहे उन्हीं पुलिस कर्मी में से एक अब्दुल नाजिर कुंज अंदर जाकर तंदूर के पास पहुंचता है और पास खड़े केसों से पूछता है तो वह बकरे भूनने की बात कहता है। पर जब आग की लपट कम हो जाती है तब पुलिस वाला तंदूर में झांकता है तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश जलाई जा रही थी। पुलिस अधिकारियों को खबर की जाती है और केशव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सुशील वहां से भागने में सफल हो जाता है। जब पुलिस केशव से पूछताछ करती है तो वह स्वीकार करता है कि यह लाश नैना साहनी की है, पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उसे यह मानने में तकलीफ हो रही थी। लाश देखने से यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि यह एक मेल डेड बॉडी है या फीमेल। इधर सुशील को पुलिस खोज रही थी कि अचानक से 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लेती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इनकाउंटर की तैयारी की अफवाह के बाद सुशील ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। 10 जुलाई की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 12 जुलाई 1995 को सुशील को अगले 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महज कुछ दिनों के अंदर यानी 27 जुलाई 1995 को ही दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल कर देती है। 31 अगस्त 1995 से सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा पर नैना साहनी के मर्डर के लिए धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा 120B और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत मामला चलाया जाता है। इस मामले में सुशील शर्मा के अलावा उसके मैनेजर केशव कुमार और 3 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाता है। अगले कई महीनों तक इसकी सुनवाई होती रहती है। फिर 2001 में इस केस में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब एक के बाद एक कई वकील सुशील शर्मा का केस लड़ने से मना कर देते हैं और कुछ समय तक सुशील बिना किसी वकील के ही रहता है। इस केस में जल्दी फैसला देने के लिए मामले की हियरिंग शुरू होती है और पूरी सुनवाई के बाद आखिरकार 3 नवंबर 2003 को सुशील शर्मा को नैना साहनी की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। इसके साथ साथ मामले में केशव कुमार को भी दोषी करार दिया जाता है। बाकी 3 लोगों को बरी कर दिया जाता है। 7 नवंबर 2003 को फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि केशव को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद दिसंबर 2003 में सुशील शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करता है। फिर अगस्त 2006 से दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग शुरू होती है। लगातार सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट भी सुशील शर्मा को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखता है। जब हाई कोर्ट से भी सुशील शर्मा को कोई राहत नहीं मिलती है तो वह 2007 में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेता है। फाइनली 2007 में सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इस सजा के बाद सुशील शर्मा आगे की जिंदगी तिहाड़ जेल में बिताता है, जबकि 100 को जलाने में साथ देने वाला केशव कुमार 7 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पत्नी की हत्या की सजा काटने के दौरान जेल में सुशील शर्मा पुजारी के तौर पर काम किया करता था।
सुशील शर्मा उस दौर का एकलौता कैदी था जिसे 20 सालों में एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं मिली थी। मतलब वो एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आया था। 21 साल की जेल की सजा काटने के बाद 2015 में पहली बार उसे कुछ दिनों की पैरोल दी जाती है। जब सुशील शर्मा जेल में 23 साल की सजा काट चुका था तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर 2018 में उसे रिहा कर दिया जाता है। अब सुशील शर्मा जेल से आजाद अपनी जिंदगी बिता रहा है। इस केस में कई चीज पहली बार भारत में देखने को मिली थी, जैसे कि पहली बार मर्डर के केस में आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग का सहारा लिया गया था। पुलिस ने पहली बार मर्डर केस में रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट फाइल की थी। इस केस में शुरू से यह कहा गया था कि नैना साहनी के शव को टुकड़ों में काटकर तंदूर में जलाया गया था, मगर जांच में यह स्पष्ट हो चुका था कि शव को टुकड़ों में नहीं काटा गया था। फिर भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुशील ने जो तरीका अपनाया था वह अपने आप में रूह कपा देने वाला था। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाइए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।